नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहली 4 वीडियो में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा। फर्स्ट टाइप में ये पढ़ा था कि समानुपात क्या होता है। सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था कि हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं। थर्ड टाइप में हमने ये पढ़ा था कि रेशियो को कैसे विभाजित करते हैं। ठीक है। फोर्थ टाइप में हमने उनको सेट करना सीखा था। आज आता है टाइप नंबर 5। सर ये टाइप नंबर 5 में क्या होगा? टाइप नंबर 5 में हमने सेट करना तो सीख लिया, लेकिन वैल्यू को कैसे हम डिवाइड करेंगे। हमें कोई रेशियो दे दिए, मान लो 3 रेशियो दे दिए, उनके बराबर एक वैल्यू दे दी, या उनमें से किसी एक के बारे में बता दिया और पूछ लिया दूसरे की वैल्यू क्या होगी, या पूरों के बारे में बता दिया और बोल दिया कि एक की वैल्यू क्या होगी। सब खेल आपकी एक की वैल्यू पर डिपेंड है। ठीक है। तो टाइप नंबर 5 में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप कहोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम बिना पेन कॉपी सोल्व कर। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना। इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है, वो ट्रिक हमारे कई क्वेश्चनों में काम आएगी, जो कि एसएससी में कई क्वेश्चन उसके आए हुए हैं। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, लिखा हुआ है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात, 2 छात्रों की आयु का अनुपात, मैं कहूँ 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। और इसने क्वेश्चन में बोल दिया, बताओ, इसने कहा कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब ये फर्स्ट है जो सेकंड से, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 वर्ष का। अरे भाई, कोई एक से बड़ा है दूसरे से छोटा है, वास्तव में क्या होता है? उसका डिफरेंस ही तो होता है। ठीक, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कर रहे हो तो ये समझिए कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A15। हम ऑप्शनों का खेल समझेंगे। रेशियो में ऑप्शन का खेल समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी कैलकुलेशन है जो हमारे प्रॉब्लम करती है। और मैं कह रहा हूँ यदि कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो तो वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक, कुछ जगह वह कॉन्सेप्ट काम कर जाते हैं हमारे, तो हम कहते हैं क्या क्या ऑप्शन देखिए 9 और 7। अब ये कह रहा है कि छोटे छात्र की आयु कितनी है। अरे छोटे छात्र की आयु कितनी है हमारी? 2। भाई छोटा तो 2 ही है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब 2 का गुणांक होगा, मतलब वो 2 से गुणा होकर ही उसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब वह संख्या 2 से गुणा हो रही है तो संख्या 2 से भाग भी होगी, मतलब विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी का रूल बोल सकते हैं हम। तो आपको पता है 2 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई? जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। तो हम यहाँ देखिए ऐसी सिचुएशन कहाँ आ रही है? बी ऑप्शन में। देखिए इस ऑप्शन में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कहोगे बी ऑप्शन सर सही है। क्या वास्तव में हम ये मेथड से करें क्या सही आ रहा है क्या सर ये 10 आंसर? देखिए आप कहोगे ये 3 और 2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 1। और हम कहेंगे नहीं, ये डिफरेंस कितना है? 5। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है। और यदि 1 की वैल्यू 5 है तो आप कह सकते हो छोटा, मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी? दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर दो? आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 10। तो मैं कह सकता हूँ जो छोटे वाला है वो कितने वर्ष का है भाई? 10 वर्ष का। सर सिंपल सा क्वेश्चन था, हम डायरेक्ट जवाब देते, लेकिन मेरा मेन पॉइंट इनके ऊपर है कि वास्तव में इनसे भी कई बार आंसर निकल जाते हैं। देखना एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन यदि आप इन चीज़ों को समझ रहे हो कि ये तो 2 का ही तो गुणांक है, तो मैंने क्या कहा? ये 2 का ही तो गुणांक है, 2 का ही तो गुणांक, इसका मतलब ऐसी संख्या में 2 का भाग जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं। ठीक, 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं 1, 3 और 5 के रेशियो में, तथा उनका योग दे रखा है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सर सबसे बड़ी संख्या ऊपर हमने देखी सर 5 है, लेकिन ऑप्शन में सभी में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ ऑप्शन कहाँ काम आएंगे और बिना ऑप्शन हमारा काम कहाँ काम चलेगा। मेथड तो समझना ही है, साथ साथ ऑप्शन को भी समझें, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमें टाइम बचाने के लिए ऑप्शन सहायता करते हैं। ठीक है, तो समझना। सेकेंड क्वेश्चन आप बिल्कुल वर्बली कर सकते हो, माइंड में सेट कीजिए एक सिचुएशन कि तीनों का योग, अरे 3 संख्याएं हैं, 1, 3 और 5। ठीक है,
इन तीनों का योग, अरे इन तीनों का योग क्या होगा? कर नहीं सकते क्या आप योग? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 5 और 3 8 और 1 9, इसका इन तीनों का योग कितना है? 9। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे हैं इनका योग कितना है भाई? 10,800। मतलब आप कहोगे ये 9 है, ये किसके बराबर है? आपका 10,800 के बराबर है। बात सही है। अगर ये 10,800 के बराबर है तो एक की वैल्यू क्या होगी? सर 9 का भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, एक गई असल, 2 0 1200, एक की वैल्यू 1200। अरे एक की वैल्यू 1200, तो 1200 का गुणांक कौन सा है? ऑप्शन में देख लेना, वही हमारा आंसर होगा। सर ए ऑप्शन 12 का गुणांक है, बाकी कोई सही नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा, इसको हमें ये पूछा कि बड़ी संख्या, तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 5 है। इसका एक की वैल्यू 1200, तो 5 की वैल्यू क्या होगी भाई? दोनों पक्षों को 5 से गुणा, मतलब इसको डायरेक्ट आप किससे गुणा कर दो? 1200 से। तो आप कह सकते हो जो 5 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है भाई? 6000। आंसर आपका कंप्लीट है। ऑप्शन से यही आंसर सोल्व कर सकते थे कि 1200 का गुणांक होगा। अगर वो 1200 का गुणांक होगा तो आप देखो तीनों ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो कि 1200 का गुणांक, टिक मार्क की आंसर आ गया। लेकिन फिर भी आगे सोल्व करोगे तो आप कहोगे एक की वैल्यू कितनी है? 1200। अरे भाई 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6000। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारे काम आते हैं, ठीक। क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट है। हम 3 की ओर चलते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार जज कीजिए क्या रहेगा, ठीक। देखिए कह रहा है कि 4 संख्याएं, बिल्कुल आपके नजर आ रहा होगा सामने कि 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं और कह रहा है उनका योग 16 है। अरे माइंड में कैलकुलेट किया कि हमने वास्तव में उनका योग कितना है? 4 और 3 कितने? 7, 8 9 और 1 10। आप कहोगे 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 16 के भी। इसका मतलब 10 की वैल्यू 16, सर कट नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन कुछ अलग ले लेते हैं। कटेगा तो नहीं, लेकिन आगे चलकर कट जाएगा, ये देखना, क्योंकि जो आंसर है आपका वो पॉइंटों में नहीं है। सारे ऑप्शन ऐसे ही है कि बिना पॉइंट के, तो इसका मतलब कटेगी वैल्यू कहीं ना कहीं। आप कहोगे पहला रिजल्ट 1, दूसरा 2, ठीक है भाई, तीसरा आपका 3 और चौथा आपका 4 दे रखा है। और बोल दिया एग्जामिनर ने कि इन चारों का योग है वो 16 है। लेकिन हमारे पास कितना है? देखिए कैलकुलेट किया आपने तो आपके पास कितना आ गया? 10। माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तो कैलकुलेशन इजी करेंगे। देखो आप कहोगे 10 नहीं आना चाहिए सर, क्वेश्चन तो कह रहा है कि योग कितना आना चाहिए? 16। इसका मतलब आप कहोगे सर इस 10 की वैल्यू कितनी है? 16। इस 10 की वैल्यू 16 है तो सर एक की वैल्यू, अरे एक की वैल्यू तो 10 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 16/10। काम कंप्लीट अपना तो एक की वैल्यू का काम है, एक का वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक। एक की वैल्यू यदि फाइंड होगी तो हम जवाब किसी का भी दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? अरे योग ही तो करना था, क्या आप जोड़ नहीं सकते 4 और 1 को? और जस्ट जोड़ा तो आपने देखा क्या आ गया? 5। अरे जस्ट आ गया 5। एक की वैल्यू ये है तो सर 5 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से। तो क्या आ जाएगी? 5 की वैल्यू कैंसिल कर दीजिए आप। इससे कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 इससे कट गया कितनी बार? 8 बार। तो आप कह सकते हो कि 5 बराबर 8। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा? 8 रहेगा। कंप्लीट आपका एक ही वैल्यू यहाँ पे कटेगी, ये बात तो सही है। दूसरी बात, आप कहोगे इन दोनों का योग 5 है, एक की वैल्यू 16/10 है, तो 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 8। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 8, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार लैंग्वेज को समझना है हमें हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप पूरा स्टडी कीजिए, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है कीजिए। ये कह रहा है कि राम और श्याम के बीच एक धन राशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है। 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि देखिए यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन को, श्याम को 247 प्राप्त हुए, मतलब 247 रुपये मिले, तो राम को कितने मिले होंगे? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन की कोशिश कीजिए कि सर ऑप्शन से हो सकता है पहली प्रायोरिटी ये देंगे, अरे राम के पास पैसा कितना है? सर राम के पास तो 8 रुपये हैं, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग 8 है। इसका मतलब जो उसका आंसर आएगा वो 8 का गुणांक आएगा, मतलब 8 से वो मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 8 का उसमें भाग भी जाएगा। पहली संख्या ए में क्या 8 का भाग जाता है? 8 एकम 8, 2 गई असल, तो आप कहोगे 24, तो 8 या 24 कंप्लीट 13 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन में जा रहा है। क्या बी में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा।
सी में नहीं जा रहा, 115 में नहीं जाएगा। और डी में क्या भाई, डी में भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 का गुणांक है तो इसका मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन 2 से विभाजित हो सकता था। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक। लेकिन सर मेथड क्या कहता है वो भी देखिए। मेथड तो ये कहता है राम थे और एक श्याम जी थे और इन दोनों के बीच एक राशि डिवाइड की गई, वो थी 8:19। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, 8 का भाग दिया ऑप्शन में, जिसमें चला गया वही हमारा आंसर है। कंप्लीट था ये, लेकिन फिर भी सर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाइए। तो आप कहोगे ये 8 और 19 और इसमें बोला कि शाम को पैसे मिले हैं 247। अरे ये शाम को कितने पैसे मिले हैं 247, मतलब आप कहोगे जो 19 की वैल्यू है, जो 19 की वैल्यू है वो कितनी है 247। अरे 19 का भाग दे दीजिए, क्या भाग देना नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सा भाग है। 19 से कम 19 कितने बच गए 5 57, 19 दिए कितने हो गए 57, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई 13। और जब एक की वैल्यू 13 आ गई तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से। 8 थी 24 की 4 2 गई असल, 8 का मटर 2, 8 और 2 कितने हो गए 10। तो आपका आंसर कितना गया 104, ठीक है, कंप्लीट है। बाकी मैंने कहा डायरेक्ट ऑप्शन से जवाब दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन निकलेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ो, इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। डिविजिबिलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 की क्या है। यदि इन चीज़ों को आप समझ रहे हो तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी किया तो क्वेश्चन नंबर आप 5 में आ जाइए, ठीक। अब जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। वास्तव में हम कहें तो एक लेवल को हम अब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति है वो अपने 3,30,000 रुपए को अपने परिवार में बांटना चाह रहा है, ठीक है। वो 3,30,000 रुपए को अपने परिवार में बांटना चाह रहा है। वो कह रहा है पुत्री का 1/2 भाग, ठीक है, यही है, और पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग। क्या कह रहा है, परस्पर बराबर है। अरे सिचुएशन ध्यान करो कि मैंने एक जगह लिखा था कि सर 1/2x 1/3y और 1/4z, और अगर मैं बोलूं कि बताओ x y और z का रेशियो क्या होगा, तो मैंने ये कहा था जब वैल्यू बटे में हो। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था आपको और 2-3 एग्जाम्पल किए थे और मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा आगे, बिल्कुल आ गया इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और ये मेंस के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मेंस लाइक नहीं है। देखो समझो इस कॉन्सेप्ट को, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दो। आपको मैंने कहा कि ये बराबर में और बटे में हो तो आप कह सकते हो पास वाली वैल्यू को हम ऑपोजिट कर दें। एक चीज़ और भी समझाई थी, अगर वैल्यू भिन्न में नहीं हो तो आप हिडन विधि को अप्लाई करोगे, ठीक है। हिडन विधि क्या कहती है वो छुपा लीजिए, लेकिन यहाँ हिडन विधि नहीं, यहाँ यदि भिन्न में है तो क्या कर दीजिए ऑपोजिट, और जस्ट ऑपोजिट कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, अच्छा आपका आंसर कंप्लीट। आपने कहा एक का रेशियो x का रेशियो 2, y का रेशियो 3 और z का रेशियो 4। यदि इस कॉन्सेप्ट को उस टाइम आपने अच्छे से समझा है, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारी पिछली वीडियो पे डिपेंड रहेंगे, तो आप बिल्कुल पिछली वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, नहीं देखी तो नहीं है तो इस चीज़ को समझिए आप एक बार, ठीक। माइंड में सेट कीजिए सिचुएशन को। लिखा हुआ है पुत्री का, इसने क्वेश्चन में लिखा है पुत्री का 1/2 भाग इक्वल है किसके भी, पत्नी के 1/4 भाग के। नहीं, ये भी इक्वल है। अरे लास्ट में लिख रखा है परस्पर बराबर हैं तो इक्वली तो हुए, तो मैं परस्पर बराबर लेके चल रहा हूँ। और कह रहा है कि नहीं पुत्र का 1/5 भाग। अरे इतना सा कॉन्सेप्ट यदि माइंड में सेट है, आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो सर इसको सोल्व करना सीखो। बिल्कुल इसको सोल्व करते हैं। यदि मुझे पुत्री का हिस्सा चाहिए था, नहीं मुझे पत्नी का हिस्सा चाहिए था, नहीं मुझे पुत्र का हिस्सा चाहिए था। क्या तीनों हिस्से आप नहीं निकाल सकते? कॉन्सेप्ट ये तो समझाया था कि यदि ये बराबर हैं और पास वाली वैल्यू भिन्न में है तो क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो जस्ट यहाँ उल्टा करोगे तो पुत्री का भाग कितना आ जाएगा 2, पत्नी का भाग कितना आ जाएगा आपका 4 और पुत्र का भाग कितना आ जाएगा आपका 5। यहाँ तक की बात सही है आपके, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं तो पुत्री का हिस्सा क्या होगा, यदि टोटल हिस्सा मेरा कितना है भाई 3,30,000, हमारा टोटल हिस्सा कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। 1
एक बार कैलकुलेट कीजिए आप, 4 और 2 6 और 5 11। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ गया, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि 11 दे रखा है, तो बताएं पुत्री का हिस्सा क्या है भाई। पुत्री का हिस्सा कौन सा है, 2। इसका मतलब 2 का भाग देने से, वैसे 2 का भाग सभी में जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप कह रहे हो कि यदि टोटल 11 है और मेरे पास क्या है 3,30,000 रुपये, तो आप कहोगे कि सर इस 11 की वैल्यू, इस 11 की वैल्यू कितनी होगी, 3,30,000, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपके ठीक है 3,30,000 रुपये दे रखी है। आप कहोगे तो 1 की वैल्यू क्या होगी सर, इसको काट दीजिए। 1 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू ही हमें समझनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। आपको पूछ रहा है बताओ पुत्री का हिस्सा, अरे पुत्री का हिस्सा कितना था, 2। क्या तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर मैंने यहीं पर इस 30,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मल्टीप्लाई करते रिजल्ट कितना आ गया आपका, 60,000 रुपये। या फिर ये कह दीजिए कि सर यहाँ 1 की वैल्यू ये, 2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 60,000। चाहे इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं से है कि सर यदि कोई वैल्यू, अगर मान लो हर रिजल्ट 2 से नहीं करता, कोई एक ऑप्शन 2 से करता, तो आप कहते हैं सर पुत्री का हिस्सा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ चारों हिस्से कट रहे हैं, इसलिए आपको ऑप्शन को जज की बजाय क्वेश्चन सोल्व ही करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर, आपकी जो इसका आंसर है वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन वही है जो कि हमने थर्ड टाइप में पढ़ा था। थर्ड टाइप में हमने रेशियो को सेट करना सीखा था। अभी यदि रेशियो को सेट करना आप सीख रहे हो तो क्वेश्चन क्लियर है आपके, ठीक। देखिए एक बार क्या चीज़ दे रखी, एक व्यक्ति है भाई, उसने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसकी पुत्री और पत्नी का भाग, ठीक है भाई, उसकी पुत्री और पत्नी का भाग, बिल्कुल आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, पुत्री और पत्नी का भाग। मैंने यहाँ लिखा पुत्री और पत्नी, पुत्री और पत्नी का भाग, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, उसकी पत्नी और पुत्र का भाग, पुत्र का भाग, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। मतलब भाग का मतलब एक्चुअली क्या होता है, भाग का मतलब भी रेशियो होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो ये भाग कह रहा है, इसका मतलब रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है उन सब का प्रत्येक का भाग कितना है, 3:1। सिर्फ लैंग्वेज को आप समझना कि इसका रेशियो 3:1 है और इसका रेशियो भी 3:1 है। तो ये कह रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 80,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन रेशियो को पहले सोल्व करना ही पड़ेगा। बताइए, ये एक ही परिवार की पत्नी के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ एक ही परिवार की पत्नी के बारे में बात कर रहा, तो ये पत्नी अलग थोड़ा भाई नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। इससे थोड़ा भाई 1 रुपये ये अलग पत्नी है, 3 रुपये नहीं, ये पत्नी सेम है। इसका मतलब इसको वैल्यू भी क्या मिली होगी, सेम मिली होगी। यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 3। तो आपको कॉन्सेप्ट ये तो समझाया था कि 3 करने के लिए इस पक्ष को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 3, क्या इक्वल हो गया। अब पुत्री का भाग 9 हो गया, पत्नी का भाग 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 1। हमारा काम कंप्लीट यहाँ पर, ठीक, रेशियो कंप्लीट हो गया आपका। मतलब आप कह सकते हो कि पुत्री, पत्नी और जो पुत्र का जो रेशियो है वो आपका वास्तविक रेशियो क्या है, 9:3:1। अगर ये सेट नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते थे कि सर हम एक काम करते हैं, हम वो पड़ोसी नियम को अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि सेम वैल्यू करना, ठीक। तो सेम वैल्यू की 9, 3, 11। तो टोटल हिस्सा उस आदमी के पास था वो कितना हो गया भाई, 9 और 1 10 और 3 13, ठीक है। अब क्वेश्चन को जज कीजिए, आगे क्या कर रहा है। यदि पुत्र को पुत्री से 80,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल हिस्सा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शनों को आप जज कर पा रहे हो तो देखिए, ये कह रहा है कुल संपत्ति, अरे कुल संपत्ति 13 का गुणांक होगी, मतलब वो 13 से गुणा भी है तो 13 का उसमें भाग भी जा सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में 13 में भाग किसका जा रहा है, क्या शुरू वाली वैल्यू में जा रहा है, नहीं जाएगा, ठीक है। 1,20,000 में नहीं जाएगा।
अरे 1,30,000 सीधा सीधा 13 से कट रहा है, भाग जा रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, टिक मार्क किया, आंसर कंप्लीट। लेकिन सर हमें तो कॉन्सेप्ट समझिए, आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं तो कहूँ डायरेक्ट ऑप्शन से निकल गया। आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए एक बार माइंड में सेट कीजिए, ए बी और सी। मैं कह रहा हूँ इन दोनों ऑप्शनों को देखिए, इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा। इन जस्ट आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें सी नंबर ऑप्शन देखिए, वो है 1,30,000 रुपये। क्या 13 का भाग जाएगा? जाएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं जा रहा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा? सी ही रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम, कॉन्सेप्ट से करोगे तो सर ये क्या है, इन दोनों को ज़्यादा, तो यही तो कह रहा है एक को ज़्यादा पैसा मिला। अरे ज़्यादा मिला या किसी की कम आयु है, तो इसका मतलब क्या है? अंतर ही तो है। तो हम इसका अंतर लें, इसका अंतर कितना है भाई? 8। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 8 नहीं है, ये कितना है भाई? 80,000 रुपये है। यदि ये 80,000 रुपये है तो आप इससे कैंसिल कर दीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी? 10,000। और यही तो बात है, एक की वैल्यू आ गई तो आप किसी का भी जवाब दे सकते हो। इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 10,000। अरे 10,000 का मतलब कितनी? 4 जीरो चिपकानी है, चिपका दीजिए, आंसर कंप्लीट है। इसके आपको 4 जीरो चिपकानी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जज कर सकते हैं। मतलब डिजिबिलिटी 13 की क्या कह रही है? डायरेक्ट 13 का भाग जाए, वही मानेंगे। तो सी ऑप्शन में 13 का भाग जा रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को जज कीजिए। मैं कह रहा हूँ जज करोगे तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखिए इसका लैंग्वेज कितनी बड़ी दे रखी है, एक बार पढ़िए। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में, ठीक है, बढ़ गई, लेकिन जो आने वालों की जो संख्या है वो 8:7 में घट गई भाई। ठीक, टिकट की कीमत वृद्धि से पहले आपको दे रखी है, तो बताइए वृद्धि के बाद जो उनके राजस्व में प्रभाव पड़ा वो कितना है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्क में जो टिकट की कीमत थी वो 11 से 12 होगी। मतलब एक पार्क में हम जाते थे तो पहले 11 रुपये टिकट थी और अब वो 1 रुपये बढ़ गई। ठीक है, 1 रुपये बढ़ गई तो रेशियो में दे रखी है आपको कीमतें। ठीक है, हम पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन की और सेकंड पोजीशन की, समझना इस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या था, जब उस पार्क में जाते थे तो 11 रुपये की टिकट थी भाई। ठीक है, 11 रुपये की टिकट थी, लेकिन आज वो टिकट कितने रुपए की हो गई? 12 रुपए की हो गई। ठीक है, तो ये तो बात है टिकट की कीमत की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है लेकिन जैसे टिकट बढ़ गई तो आने वाली भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, अब जो आने वाले आदमी थे उनकी संख्याएं क्या हो गई? कम हो गई। समझना इस वैल्यू को। यहाँ पे बोला संख्या कितनी है भाई? यहाँ पर पहले 8 बंदे आते थे और अब कितने आने लग गए? 7 बंदे आने लग गए। कंप्लीट बात यहाँ तक। ठीक, यदि टिकट की कीमत में वृद्धि कर, अरे आप ये बताइए कि यहाँ पर पैसा कितना लगा? पहले 11 रुपए की टिकट थी, 8 आदमी आते थे, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, पैसा आ गया, ये तो बात होगी। मतलब सीधी सी बात थी, हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना था? मल्टीप्लाई। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 8 से। बात सही है। यहाँ पे टोटल पैसा भाई पहले 12 रुपए की, अब 12 रुपए की टिकट हो गई, आदमी कितने आने लग गए? 7। तो आपको मल्टीप्लाई करना था किससे? 7 से। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ये कह रहा है पहले जो पैसा, मतलब यहाँ जो पैसा लगता था और अब यहाँ जो पैसा लगता है उसमें फ़र्क है। ठीक है, इसको जज करने के लिए आप ये देखिए कि सेकंड वाले में ये कह रहा है कि जो टिकट की कीमत वृद्धि करने के बाद क्या मिली। भाई एक बात बताइए, ऑप्शन से क्या इसको नहीं कर सकते? कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो वृद्धि की है वो इसका गुणांक होगा, वो 7 का गुणांक भी होगा और 12 का गुणांक भी होगा। एक बार समझना सारे ऑप्शन को। मैं ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ कि ऑप्शन से डायरेक्ट आप कैसे जवाब दे सकते थे। मैं कह रहा हूँ आंसर यही कंप्लीट था। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको। आप तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए वैल्यू कितनी है, जिसका भाग जाए वही हमारा आंसर है। तो यहाँ सी देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन के कारण इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो आप डायरेक्ट जवाब दोगे। ठीक, देखिए ये कितना है? 2 6 4 और ये आगे आपको 3 जीरो लगा रखी है। ठीक, बी ऑप्शन दे रखा है 1 1 2 और 3 जीरो लगा रखी है, और यहाँ पे 1 9 2 और 3 जीरो लगा रखी है, 1 6 8 और यहाँ भी 3 जीरो लगा रखी है। देखिए चीज़ को,
मैंने कहा इसके बारे में तो आपको दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास पैसा है वो आपको दे रखा है 176 और आपको 30, ठीक। मतलब ये जो पैसा इसके बराबर है क्या, तो कंडीशन इसके बराबर करके हम सॉल्व कर लें। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि वो इसके बारे में पूछ रहा है। अरे इसके बारे में पूछ रहा है तो इसका गुणांक होगा, मतलब वो 12 का गुणांक भी होगा और 7 का गुणांक भी होगा। अरे 7 का भाग किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, करके देखिए, इसमें भाग आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसको कीजिए, क्या भाग चला जाएगा, नहीं, 7 कम 7 और आपका 4 42 7 सॉरी इसमें आपका चला जाएगा, सॉरी 3 32 में नहीं जाएगा, ठीक। बात करें इसकी, इसमें करोगे 7 7 दूनी 14 5 52 नहीं जाएगा आपको क्रॉस, ठीक। क्या इसमें भाग चला जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 2 गई ऐसे 7 चौक 28, इसमें भाग कंप्लीट जा रहा है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही था। सिर्फ इस 7 की विभाजिता के नियम को यदि आप माइंड में सेट करो कि इसको कैसे कैसे भाग देना है, तो आप देखो तीनों ऑप्शन हमने क्रॉप कर दिए, डी ऑप्शन सही था। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप तो ये देखते 12 और 7 में किस किस का भाग जा रहा है, ए बी सी, सीधा डायरेक्ट डी ऑप्शन में भाग जा रहा है, ठीक है। अगर सर 7 का भाग चला जाए तो फिर 12 का देख लेना, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं आती है एग्जाम में, ठीक। तो आपका आंसर डी सही है। अब बात आती है मेथड की। मेथड समझते हैं कि वास्तव में इसे आगे वैसे अगर माइंड में सेट नहीं होता ऑप्शन से तो कैसे करते। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमें करना ही रहता। अब आपको पता है चीज़ें रेशियो में है, यहाँ भी रेशियो में थी और रेशियो में चीज़ें कट जाती है, चाहे तो आप ऊपर के ऊपर काट दीजिए, चाहे यहाँ आकर काट दीजिए, ठीक। तो यहाँ आप काटोगे, 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, 2 बार, 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, 3 बार। क्या आगे कट सकता है, नहीं कट सकता। तो नहीं कर सकता तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 22 और ये आपका कितना हो जाएगा 7 या 21। यहाँ तक की बात सही है। आपको ये वाला तो पैसा दिया हुआ है ये कि वृद्धि करने से पहले जो पैसे थे वो कितने थे भाई, आपके 1,76,000 रुपये थे। तो आप कहोगे 22 की वैल्यू, अरे 22 की वैल्यू, इस 22 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 176 और आपके 000 के बराबर, ठीक। आप चाहो तो इसको काट दो, नहीं तो यूनिट नंबर का ध्यान रखो। अरे सर यहाँ इसमें भाग 17 में तो जाएगा नहीं, 176 में जाएगा और कंप्लीटली भाग जाएगा, इसलिए आपके लास्ट में 2 में 6 कहाँ आता है। तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6, लेकिन 3 में जा नहीं रहा। आगे बढ़ते जाओगे तो आप 6 से करके देखिए, 6 दूनी 12 नहीं, 8 से करके देखिए, जस्ट 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 8 दूनी 16, ठीक, एक गई ऐसे, 8 दूनी 16 और 1 17। मतलब मैं कह सकता हूँ 8 बार इसका भाग चला जाएगा, या फिर 2 से काट के देख लीजिए, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे वो कर लीजिए। मैंने इसको काट दिया 8 से, 1 की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, 8,000। अब आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 21 की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8,000 से। देखिए आपका रिजल्ट कितना आएगा, 3 जीरो तो चिपकी रहेंगी, ठीक है। 8 को इससे गुणा करना था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कंप्लीट आपका आंसर यही तो था। मैंने डी ऑप्शन को टिक मार्क किया था, क्यों, क्योंकि ये जरूर है कि 7 से भाग जाएगा ही, 7 से भाग, हाँ अगर 2 में चला जाता तो ये रीजन था कि सर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। लेकिन यदि एक बार में जा रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है, तो हम टिक मार्क उसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में ऑप्शन को जज करना समझाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम ऑप्शनों का यूज करके क्वेश्चन को ऐड करना सीखिए। देखिए कैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये। वही पार्क में गए, जो रेशियो था वो आपका 7 और 9 है, ठीक है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या, इस बार आने वालों की संख्या 13 और 11 के अनुपात में गिर गई। तो नए दैनिक संग्रहालय में क्या रुपए होंगे यदि वृद्धि से पहले आपका पैसा इतना है। अब इसमें यदि आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन दूसरा माइंड में एक वैल्यू सेट हो रही है कि सर दूसरी वैल्यू पूछिए, वो दूसरी वैल्यू 9 और 11 का गुणांक, क्या तो वो 9 से विभाजित होगी, क्या 11 से। अरे 11 की विभाजिता का नियम तो आपको माइंड में सेट होगा। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है टिकट का, प्रवेश टिकट का जो मूल्य है, क्वेश्चन 8 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। देखिए जो पहले मूल्य था वो 7 से 9, इस बार पैसा बढ़ गया, ठीक है, पहले वाले में भी बढ़ा हुआ था। ये जो ग्राहक थे वो पहले 13 आते थे, अब कितने आने लग गए, 11। इसका मतलब आपके माइंड में एक वैल्यू सेट हुई कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू दे रखी है, सेकंड वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अरे सेकंड वाली वैल्यू 11 या 9 का तो गुणांक होगी, ठीक है। इसका मतलब उस संख्या में 11 का भाग आना चाहिए, मतलब आंसर में ऐसी एक वैल्यू है जिसमें 11 का भाग प्रॉपर जाएगा, बाकियों में नहीं। अब सर ये 11 की विभाजिता का नियम क्या है? 11 की विभाजिता का नियम ये है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं 1331 लिया तो मैंने कहा सम स्थान विषम स्थान कौन कौन से, पहला और ये, और सम स्थान कौन से, 3 और 1।
इन दोनों को जोड़िए, आप दोनों को जोड़िए, यदि ये दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं तो ये 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो मैं ऑप्शनों पे एक बार चलता हूँ कि वास्तव में ऑप्शन से इसका आंसर ऑप्शन से निकालना है, क्योंकि यदि आपको टाइम बचाना है तो ऑप्शन को जज करना जरूरी है। तो देखिए ए ऑप्शन को आपने जज किया 2, 3, 7, 5 और 00। क्या ए ऑप्शन हो सकता है? देखिए इसके विषम स्थान ये रहे और सम स्थान ये रहे, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो आप कहोगे ये कितना, 7 और 2 9, 5 और 3 8, नहीं हो सकता। ए ऑप्शन क्रॉप, ठीक। बी ऑप्शन पे आ जाइए आप, ठीक है। बी ऑप्शन आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन से यदि करोगे जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये ऑप्शन है, ठीक। इसमें देखिए आप क्या करोगे, सर विषम स्थानों का ये रहा, सम स्थानों का 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका मतलब बी ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आगे भी हम जज कर लेते हैं, सी और डी में भी ऐसा हो सकता है क्या? 2, 3, 2, 5 क्या होगा? नहीं होगा। करके देख लीजिए आप। 2 और 2 4, 3 और 5 8, नहीं होगा, हटाइए। डी ऑप्शन देखिए 2 4 2 5 0, ठीक। क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। देखिए ये स्थान और ये स्थान, ये 9 है और ये क्या है, 4, नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही था। कंप्लीट टिक मार करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप कहोगे सर मेथड बताइए, तो मेथड के लिए तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि यहाँ कट रहे हैं तो आप काट सकते थे, लेकिन नहीं कट रहा तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यहाँ आप क्या करोगे, 7 21 की 1 2 गए असल, और 7 एकम 7 8 9 91, ये 2 रेशियो आ गए। आप कहोगे एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, कौन सी? इस वाले की। देखिए 2 2, इसकी जो वैल्यू दे रखी है 2 2 7 5 00। इसका मतलब इस 91 का इसमें भाग दे दें, 91 का इसमें भाग दे दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 99 से, तो हमारा आंसर कंप्लीट है। तो सिर्फ आपको भाग देना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखिए भाग देने का तरीका समझते हैं। यहाँ पे 91 का जो भाग देना है वो किस में देना है आपका, 2 2 7 में। देखिए भाग दे के देखिए आप, 2 2 7 5 00। 91 का भाग दिया, आपको पता है 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 और ये 18। देखिए कितना बच गया यहाँ पर 5, और ये आपका 2 से नहीं तो इधर ऐसे लोगे 12 12 में 8 के तो 4 45 कंप्लीट है यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, 5 को उतारोगे, इस 5 को उतारोगे 455, लगभग मुझे सेकंड यूनिट सॉरी लास्ट यूनिट को मैच करना है। तो 5 को ऐसे गुणा कीजिए, 91 को जस्ट 5 से गुणा कीजिए, क्या आंसर ये था 5 एकम 5 और ये 45 कंप्लीट। आप कह सकते हो यदि इसको 5 से गुणा किया जाए तो कितना जाएगा, 455, 2 0 बच गई थी वो यहाँ चिपका दीजिए आप। तो आप कह सकते हो कितना, 2500। इसका मतलब जो एक की वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो एक की वैल्यू आपकी कितनी है, 2500। इसका मतलब आपको इस 99 को किससे गुणा करना था, 2500 से गुणा करना था। 2 0 तो आएंगी ही आएंगी, तो 2 0 मैंने यहाँ पर लगा ली, ठीक है। 25 नाम आपको पता है 225 होते हैं, तो 5 यहाँ जाएंगे, 22 आपकी हासिल गई, ठीक। वही 225, लेकिन यहाँ पर 22 से अगर मैं इसको 25 मान लेता तो पूरे 250 होते। 250 में से 3 यदि मैं कम कर दूँ, आपके 250 में से यदि 3 कम कर दूँ तो ये आपके कितने होगी, 247। तो आप कह सकते हो जो इसका आंसर है 247500। तो ऑप्शन नंबर अब भी जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी। तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको इस चीज़ को माइंड में सेट करना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो इतना इजी था उसी चीज़ से मैंने ये समझाया। 9 और 11 दोनों से भाग जाएगा, जो आंसर आएगा आप कहोगे सर 11 से 2 में जा रहा है, अरे 9 का देख लो। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी यदि अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वो 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट है आपके। तो आप ऑप्शनों से ज़्यादा जज कीजिए इस क्वेश्चनों को, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, मैं कह रहा हूँ ये भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। एक बार ट्राई कीजिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी स्लीपर था, ठीक है, एसी कोच मान ले, और एक ओनली स्लीपर था आपका, ठीक है। 2 टाइप की ट्रेन थी, उनका जो किराया था वो किराया है 4:1 में, ठीक है। जो किराया है वो 4:1 में है, ठीक। आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहे हैं कि इस श्रेणी में जो यात्री की जो संख्या है, यात्रियों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, 3:25। समझना इस चीज़ को। यहाँ पर तो आपको दे रखा है इस टिकट का मूल्य, ठीक। यहाँ जो दे रखा है
वो यात्रियों की संख्या दे रखी है, इनके दोनों की रेशियो दे रखे हैं। ठीक, यदि कुल संग्रहालय आपका 7400 है तो बताओ कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर, एयर कंडीशनर मतलब एसी वाले में कितना किराया दिया होगा, समझना इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4 तिया 12 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 25। अरे इसका किराया पूछ रहा है, इसका किराया यदि वो पूछ रहा है तो वो 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा, कहने का मतलब वो 12 से भी भाग जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखिए आप, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, 30,000 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन 20,000, अरे 12 का भाग जाता ही नहीं 20,000 में, और ऑप्शन सी देखिए 24,000। इसका मतलब अरे जो आंसर आएगा वो 12 से भाग भी तो जाएगा, क्योंकि ये तो पूछ रहा है एसी का आंसर। अरे एसी का जो आंसर आएगा वो कुछ गुणा होके तो आएगा, अगर कुछ गुणा होके आएगा तो इसका मतलब उसमें 12 का भाग जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन में 12 का भाग जा रहा, बाकी कहीं भी नहीं जा रहा। आप टिक मार्क कर दीजिए, सी ऑप्शन सही है। नहीं सर हम तो मेथड से करेंगे, तो मेथड भी अप्लाई कर लीजिए आप। ठीक, मेथड ये कह रहा है कि इन दोनों का योग, ये तो कह रखा है कि टोटल जो पैसा है वो मेरे पास 74,000 रुपये, हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 2 7, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 37। अरे 37 है, लेकिन वो तो कह रहा है आपका कितना है 74,000, तो आप कहोगे 37 की वैल्यू 74 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। आपको पूछ किसका रहा है, इसका किराया, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 200 से, तो ये 12 दूनी 24, आंसर क्या वही आया, वही आंसर आया। इसका मतलब कई क्वेश्चन आपके ऑप्शन से निकल सकते हैं यदि आप इन चीज़ों को समझो कि रेशियो में जो आंसर आएगा जो आपसे पूछा गया है वो उसका मल्टीप्लाई होगा। यदि ये पूछा जाता कोई वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 25 से भाग जा रहा है ऑप्शन, वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट है। ऑप्शन से आप जज कर सकते हो, डायरेक्ट 12 का भाग दिया, मैंने कहा 2 ऑप्शनों में नहीं जाता, तीसरे में जा रहा है, डी में नहीं जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, कंपनी का 12,000 रुपये की बचत हुई है, तो वो खर्चा पूछ रहा है कि पहले का खर्चा क्या होगा, 4 तिया 12। ठीक है, जिसमें 12 का भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ये तो होगा भाई, जो संख्या है वो 3 थी, वेतन था उनका 4, 4 तिया 12, पहली संख्या दे रखी है 12, आपको पहले का खर्चा है तो पूछा है, इसका मतलब जो 12 से डिवाइड होगा, लेकिन 12 से बी भी डिवाइड हो रहा है और सी भी डिवाइड, ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप, ये कह रहा कर्मचारियों की संख्या, वही मैं डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड है, 3 और 2। जो कर्मचारियों की जो संख्या है, कर्मचारियों की जो संख्या है वो 3:2 में है, और कह रहा है कि उनका जो वेतन है वो 4:5 में है, जो उनका वेतन है वो 4:5 में है। ठीक है भाई, ये कह रहा है पहले कंपनी थी, उसमें पहले बंदे 3 थे, अब उसने कम कर दी, संख्या कम कर दी, कितने कर दिए 2। अब उसने ये देखा कि बंदे कम कर दिए तो हम सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उसने सैलरी को इंक्रीज कर दिया, सबकी सैलरी 5-5 रुपये कर दी। इसका मतलब वो पहले पूरे इन जो बंदे थे 3 बंदों को कितनी सैलरी देता था, 12 रुपये। ठीक है, अब जो सैलरी दे रहा है वो 5-10 रुपये दे रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी पहले तो 12 रुपये खर्चा कर रही थी और अब कितना कर रही है, 10 रुपये। इसका मतलब वो 2 रुपये की क्या कर रही है, बचत कर रही है। अरे 2 रुपये की बचत कर रही है, क्वेश्चन तो कह रहा है नहीं, कंपनी कितने रुपए की बचत कर रही है, 12,000 की। तो आप कह सकते हो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 12,000, और आप कह सकते हो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6,000 रुपये। यदि 1 की वैल्यू 6,000 है तो बताइए पहला खर्चा, अरे पहले ये तो खर्चा था, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000 को। देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई होके ही आंसर आएगा, इसका मतलब उस संख्या का भाग जाना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन 2 थे इसलिए हमने इसको पूरा सोल्व किया है। अगर ये ऑप्शन 1 ही होता तो हम टिक मार्क करते डायरेक्ट 72,000 रुपये, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 72,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 11 को देखिए, ये आपके लिए, आप सोल्व करके देखिए क्या हो सकता है, क्या इसका आंसर क्या मिलेगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए ऑप्शन आपका 10, 11, 12, 13, 9, 5 और इनमें से कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले माइंड में एक सिचुएशन आपको बनानी पड़ेगी कि मान लो कंपनी ने कुल पैसा 1,20,000 रुपये खर्च किए हों। ठीक है, कंपनी की जो टोटल कुल पैसा था वो 1,20,000 रुपये था। ठीक है, उसने कहा एक वर्कर को
एक वर्कर को मैंने 6,000 रुपये दिए, एक वर्कर को मैंने 6,000 रुपये दिए, बताओ टोटल कितने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा काम करोगे, सर क्या करेंगे, जो टोटल राशि है ना इसमें हम किसका भाग दे दें, एक वर्कर के पैसे का भाग दे दें। तो जस्ट भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसमें भाग दोगे 6 दूनी 12 और एक 0, इसका मतलब 20 कैंडिडेट थे। तो क्वेश्चन ऐसा ही तो था। यहाँ पे कह रहा है कि जो कुल राशि है, समझना ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुल जो राशि है वो आपकी कितनी है, 6:5 में। किस किस के लिए, फीमेल और मेल के लिए, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे पुरुष काम कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक। इनको जो टोटल राशि उसने बांटी, कंपनी ने जो बांटी वो 6:5 में बांटी, ठीक। आगे बढ़ जाओ, वो कह रहा है कि जो इनकी आय का रेशियो है, मतलब एक बंदा जो आय लेता है उसका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको, 2 कितना दे रखा है, 3। बताएं इनकी संख्याओं का रेशियो क्या होगा। अरे संख्याओं, क्या क्वेश्चन ऐसा ही तो है। कुल आय, देखिए कुल आय, यही तो है कुल आय। मतलब उसने कहा पुरुषों में मैंने 6 रुपये बांट दिए टोटल और यहाँ महिलाओं में 5 रुपये बांट दिए। मुझे नहीं पता आदमी कितने थे, मुझे तो इतना पता है कि एक पुरुष को 2 रुपये मिलते हैं और एक महिला को 3 रुपये मिलते हैं। संख्या कैलकुलेट करनी है तो आप कहोगे किसी को संख्या कैलकुलेट करनी है, टोटल में किसका भाग दे दो, एक वर्कर का। तो वही तो मैंने काम किया, उस एक वर्कर की आय 2 रुपये है, इसमें मैंने भाग दिया, तो हमारा आंसर देखिए क्या होगा, 3। यहाँ पर भी मुझे भाग देने का, तो 5/3। बस ये रेशियो तो पूछ रहा था आपसे, आप इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। लेकिन आपको पता है सही रेशियो के लिए नीचे वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, क्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इनका एलसीएम लीजिए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 कितना आ गया, 9 और ये कितना, 5। क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के, थोड़े से लेवल ज़्यादा थे, लेकिन समझना एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही, धन्यवाद।